हेलो एवरीवन। तो ये जो पार्ट है वीडियो का, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है इंटरप्राइज जावा, उसका सेक्शन सी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और हर पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ भी है आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज लाइक डेटा सोर्स आर डिफाइंड एंड एक्सेस यूजिंग द जेएनडीआई नेम स्पेस। तो इसमें पहले समझो जेएनडीआई क्या होता है। ये एक समझो तो एक फोल्डर है तुम्हारा, जो सर्वर साइड में रखा रहता है सर्वर में। और उस फाइल में आप क्या, वो जो फोल्डर है बोलो या तो फाइल बोलो, उसमें आप जितना भी सिक्योर चीज है वो वहां पे रखते हो। सिक्योर चीज मतलब कि डेटाबेस का पासवर्ड हो गया, कि यूजर का पासवर्ड हो गया, जो मेन एडमिन है, या कुछ आप समझो तो मल्टीपल यूजर बना रहे हो। ठीक है, तो वहां पे कुछ कुछ पासवर्ड जो आपको रखना रहता है ना, वो चीज वहां पे आप डिफाइन कर देते हो, ताकि आपको जब कोड में यूज करना पड़े कि कोड में आप, ठीक है, डेटाबेस का कुछ एक्सेस दे रहे हो, तो उस केस में बार बार आपको वो पासवर्ड वहां पे ना लिखना पड़े, सिंपली बोल दो कि मुझे ये पासवर्ड ला करके दे दो। तो वो काम करता है हमारा ये जो जेएनडीआई है वो। और डेटा सोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे, थिंक ऑफ जेंडियाई लाइक ए कॉन्टैक्ट सेव्ड इन योर फोन। तो आप क्या करते हो, यू ओनली रिमेंबर द नेम मॉम नॉट द फुल नंबर। या आप जैसे अपने फोन में क्या करते हो, आप मम्मी का नंबर सिर्फ नाम से सेव किए हो कि हाँ मम्मी है, पूरा नंबर याद नहीं करते हो। ठीक उसी तरह यहाँ पर है कि जो जेएनडीआई है वो उसके फोल्डर में आप सारा क्रेडेंशियल, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योरली वहाँ पे रख देते हो। और आप डायरेक्टली जहाँ पे यूज़ करना है उसको आप नाम से बुला करके वहाँ पे यूज़ कर लेते हो, ना ही आपको डायरेक्टली जो डेटाबेस का यूआरएल है या तो पासवर्ड है वहाँ पे लिखने का जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो हार्ड कोडिंग ऑफ डीबी डिटेल्स, इजी टू चेंज डीबी क्रेडेंशियल, मोर सिक्योर एंड क्लीनर कोड। तो आप क्या करते हो, बार बार आप यूजर नेम पासवर्ड वगैरह अपना फुल कोड में नहीं देते हो। तो उससे क्या होता है कि कोड भी ज़्यादा सिंपल दिखता है और ज़्यादा उसमें और क्या सिक्योर रहता है तुम्हारा। और जैसे देखो, आप चाहो तो डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह कभी लीक हो गया या कुछ है, आपको चेंज करना है, तो डायरेक्टली उस फोल्डर में जाओ और वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बस इतना आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कुकी इन एंटरप्राइज जावा, लिस्ट द 5 पैरामीटर्स यूज्ड इन कुकी। तो कुकी क्या होता है, एक स्मॉल डेटा होता है जो कि आपके ब्राउजर में स्टोर किया जाता है टू रिमेम्बर द यूजर। और ये क्यों यूज होता है कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए, प्रेफरेंस या सेशन आईडी, जैसे डार्क मोड और लाइट मोड वाला कॉन्सेप्ट था वो चीज। और ये कुकी है तो क्या क्या सेव करता है, बेसिकली कुकी का नाम, ठीक है, किस नाम से उसको, अभी ठीक है आपने सेव कर दिया तो बाद में आप उसको जब वापस से उसका डेटा लोगे तो आपको कुछ नाम से बुलाओगे ना, तो वही चीज है, नाम उसका रहता है। फिर उस कुकी का क्या वैल्यू रखना है वो चीज, वो कुकी कितनी देर तक रहेगा, तो उसका मैक्सिमम एज, और किस डोमेन से आप उसको एक्सेस करने का अलाउ दे रहे हो। क्योंकि जैसे जीमेल भी है तो उसका बहुत सारा हमारे पास डोमेन रहता है ना, याहू का हो गया, जीमेल का हो गया, या गोडैडी का है, तो उसी तरह हम लोग डोमेन स्पेसिफाई कर देते हैं। और बात हो गया तो हम लोग ये भी चाह सकते हैं कि ठीक है, कि फ्रंट एंड का ये यूआरएल से आएगा या बैक एंड का ये यूआरएल से आता है रिक्वेस्ट, तभी हम लोग ये जो कुकी है उसको हम लोग अलाउ करेंगे या उसको देखने देंगे। जैसे एग्जांपल है कि जब आप रिमेंबर मी का किसी भी वेबसाइट में अलाउ, मतलब कि जो टिक बॉक्स रहता है उसमें क्लिक करते हो, तो कुकी में स्टोर हो जाता है आपका यूजर नेम, कि सो दैट कि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लाइफ साइकिल ऑफ जावा सर्वलेट विथ डायग्राम एंड द पर्पस ऑफ ईच स्टेज। तो सर्वलेट का जो लाइफ स्टेजेस है वो है लोडिंग और इंस्टेंसिएशन, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो सर इसमें लोडिंग में क्या होता है कि सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इनिट में क्या होता है कि आपके लिए वो सर्वलेट स्टार्ट हो जाता है समझो। और सर्विस में क्या होता है ना कि हर बार आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो ना कि मुझे ये यूजर को फेच करके ला करके दो, या यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करो, तो वो जितने भी रिक्वेस्ट करते हो उस टाइम पे ये सर्विस मेथड कॉल होता है। और डिस्ट्रॉय मेथड क्या होता है कि ठीक है, आपका जब भी सारा चीज कंप्लीट हो गया है तो वो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करो, सर्वलेट हट जाएगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या, थिंक ऑफ अ होटल। ठीक है, इनिट मतलब सेटिंग अप द रूम वंस, कि एक बार आपने रूम सेटअप कर दिया। और उसके बाद सर्विस हो गया, सर्विंग द गेस्ट रिपीटेडली, कि जितना भी गेस्ट आ रहा है आप उसको बार बार सर्व कर रहे हो। फिर उनके जाने के बाद आप क्या करोगे, रूम को साफ करोगे और रूम को क्लोज कर दोगे परमानेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में पर्पज है क्या, कि इनिट का मतलब होता है सेटअप करना, सर्विस का मतलब प्रोसेस द रिक्वेस्ट, एंड डिस्ट्रॉय का मतलब कि वो सारा चीज खत्म हो गया उसको क्लीन अप कर दो। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब है कि लार्ज स्केल पे बनाना उस एप्लीकेशन को, मल्टी यूजर के लिए सिक्योर रखना एप्लीकेशन को, और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, कि एक ही जगह पे सब चीज को मत रखो, डिफर अलग अलग जगह पे उसको चेंजेस करके रख सकते हैं हम लोग। मतलब जो छो कुछ पार्ट एक सर्वर पे रखो, कुछ पार्ट दूसरे सर्वर पे रखो, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं।
और इससे क्या होता है कि और ये जो हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन होता है वो कम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस को हैंडल करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल जैसे समझो बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम कितना ही ज़्यादा समझो पेचीदा है कि आप कितने सारे मल्टीपल यूज़र एक साथ में ट्रांज़ैक्शन करते हैं बैंक में, तो उन सब चीज़ों का डेटा हैंडल करना एक नॉर्मल एप्लीकेशन के बात मतलब कि उनके बस की बात नहीं है। एक बड़ा एप्लीकेशन रहेगा वही हैंडल कर सकता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न हो गया, टिकट टिकट बुकिंग सिस्टम इंडियन रेलवे का है, तो वो सारा चीज़ें मेंटेन होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में पेशेंट आ रहे हैं, तो उनका डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए इधर से उधर। जिसका डेटा उसी के साथ रहना चाहिए, तो ये चीज़ आता है। और ये जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है से इससे क्या फ़ायदा होता है हमारा कि स्केलेबिलिटी, कि आप मान के चलो जो बड़ा एप्लीकेशन है आप उसको टुकड़े-टुकड़े में बाँट रहे हो, तो कोई एक चीज़ अगर उसको बढ़ाना है तो ईज़िली बढ़ा सकते हो। उसकी वजह से दूसरा को बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और सिक्योरिटी भी रहता है और रिलायबल रहता है और इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, कि जैसे देखो हमारे पास अभी जैसे पुलिस है तो उसको कुछ और डेटा चाहिए बैंक से आपके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करके वहाँ से डेटा ले सकता है अगर ऑथराइज रहता है तो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टायर्स ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर विद अ डायग्राम, तो यहाँ पे बेसिकली तीन टायर रहते हैं, प्रेजेंटेशन टायर, बिजनेस लॉजिक टायर एंड डेटा टायर। तो प्रेजेंटेशन टायर हो गया जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, जो यूआई दिख रहा है तो वो आपका हो गया प्रेजेंटेशन टायर। और बिजनेस लॉजिक टायर में हो गया कि जो भी बैकएंड का चीज़ है काम हो रहा है वो आपका बिजनेस टायर में आता है। और डेटा टायर हो गया डेटाबेस से जो भी चीज़ें बातचीत होने की हो वो चीज़ हो गया। एक एग्जांपल देखो, ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हो तो यूआई क्या दिखाता है आपको, प्रोडक्ट्स दिखाता है सारा कुछ। और बिजनेस लॉजिक में वो होता है कि वेरीफाइज द स्टॉक, कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो वो स्टॉक उस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है कि नहीं, तो वो चीज़ आपको चेक करके बताता है। अगर आपने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया बट वो प्रोडक्ट अभी हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे आप बाय करोगे, तो वो चीज़ हो गया। डेटाबेस में क्या होता है, स्टोर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बस इतना ही काम है हमारा इंटरप्राइज आर्किटेक्चर का। अब क्वेश्चन है डिस्कस कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे कुकी हो क्या होता है, ब्राउजर में स्टोर होता है, यूज फॉर स्मॉल डेटा, जैसे कि सिंपल सा यूजर नेम वगैरह रखना हो, और वेबसाइट आपका थीम प्रेफरेंस याद रखता है, ये चीज़ होता है कुकीज के थ्रू से। और ये जो एचटीटीपी सेशन है वो सर्वर पे स्टोर होता है इसका डेटा, यूज फॉर सिक्योर लॉगिन एंड कार्ट आइटम्स। एग्जाम्पल में जैसे कि शॉपिंग का जो कार्ट आइटम्स है रिमेन इवन व्हेन द स्विचिंग पेजेस, कि पेज को आप इधर से उधर स्विच करते हो तब भी वो सेव रहता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लिख सकते हो, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करते हो, फिर कौन सा वो एट्रीब्यूट का नाम है और फिर नाम ऐड कर देते हो। तो इस तरीके से आपका सेशन ट्रैकिंग होता है। सेशन ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको वो बार बार आपसे लॉगिन डिटेल नहीं पूछता है, तो इस कारण से एक ही बार वो सेशन क्रिएट कर देता है। और जब भी रिक्वेस्ट करते हो तो वो एट्रीब्यूट के साथ आपका रिक्वेस्ट आता है, तो इस तरीके से वो हैंडल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द फेजेस इन जेएसपी लाइफ साइकिल डिस्क्राइब विच। तो जेएसपी क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस। वो इंटरनली क्या होता है कि जब उसको कॉल करते हो ना तो वो सर्वलेट में चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 7 फेज, ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, इंस्टेंसिएशन, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो ट्रांसलेशन फेज में क्या हुआ कि जीएसपी पेज सर्वलेट में चेंज हो जाता है, मतलब जावा फाइल में। फिर कंपाइलेशन फेज में मतलब कंपाइल करना, तो क्लास फाइल में चेंज हो जाएगा। फिर क्लास लोडिंग में मतलब कि वो जो क्लास वाला फाइल है वो लोड कर दिया गया है कंटेनर में ताकि वो चला सके। इंस्टेंसिएशन मतलब कि वो क्लास को हम लोड लोड कर लिए मेमोरी में, तो उसके रिगार्डिंग एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और जेएसपी इनिट का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग में आप उसको इनिशियलाइज कर दो कि हाँ वो काम कर सकता है। और जीएसपी सर्विस हो गया कि कुछ भी आप चीज़ें कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग एक रिक्वेस्ट भेजना। और डिस्ट्रॉय में हो गया कि ठीक है अब सारा काम खत्म हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये सर्वलेट से ही मिलता जुलता चीज़ है। अब जैसे कि एग्जांपल है, थिंक ऑफ बेकिंग, कि आप कोई भी चीज़ बेक कर रहे हो, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, प्रिपेयरिंग द रेसिपी। कंपाइलेशन हो गया मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट। और जीएसपी इनिट हो गया प्री हीटिंग, की पहले से थोड़ा हीट करना। जीएसपी सर्विस बेकिंग फॉर ईच ऑर्डर। और जीएसपी डिस्ट्रॉय में क्लीन द ओवन। तो डायग्राम इसका है कि ट्रांसलेशन होता है, फिर कंपाइलेशन होता है, फिर लोडिंग होता है, फिर इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। बस इतना ही। फिर व्हाट इज हाइबरनेट एंड हाउ डज इट सिंप्लीफाई डीबी इंटरेक्शन विद वर्सेस जेडीबीसी। तो हाइबरनेट मतलब एक फ्रेमवर्क है जावा का, ओआरएम, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। वो क्या करता है कि आप जैसे देखो डेटाबेस से बात करना है तो डेटाबेस के लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा आपको, तभी वो आपको जवाब देगा। तो इस कारण से आप एसक्यूएल का नाम तो सुने ही होंगे, कि अब कुछ भी अगर डेटाबेस से बात करना है तो आप एसक्यूएल के थ्रू से क्वेरी लिखोगे तो वो आपको डेटाबेस जवाब भेजेगा।
बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइबरनेट है इसके थ्रू से कि आप जावा में ही कोड लिखो, जावा ऑब्जेक्ट में ही कोड लिखो, वो आपके लिए क्या करेगा, एसक्यूएल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हाइबरनेट एसक्यूएल में उसको चेंज कर देगा और वहां से डेटा लेकर के आएगा। फिर वो जो रिस्पॉन्स देगा, फिर हाइबरनेट आपको ऐसे ही सिंपल फॉर्म में आपको आंसर दे देगा। नो एसक्यूएल रिक्वायर्ड। ठीक है, हाइबरनेट खुद ब खुद आपको उसको चेंज कर देता है। ऑटो टेबल मैपिंग और कैशिंग भी, और डीबी इंडिपेंडेंट। कैशिंग का मतलब है कि ठीक है, आपने एक बार क्वेरी भेजा डेटाबेस के पास कि ये वाला चीज हमें ला करके दो, बट इंटरनली क्या होता है कि बार बार सेम चीज अगर हम मांग रहे हैं, तो क्या करेगा, एक बार वहां से डेटाबेस से तो वो कॉल कर लिया, फिर वो डेटा अपने पास स्टोर करके रखेगा। फिर दोबारा आप जब उसके पास कॉल करोगे, तो खुद जो अपने पास स्टोर करके रखा है वहीं से रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, स्टेट ऑफ ट्रांसलेटिंग योर लैंग्वेज इनटू अनदर एवरी टाइम, कि अपना लैंग्वेज को बार बार दूसरे जगह चेंज करने से, मतलब ट्रांसलेट करने से बेहतर है क्या होता है कि हाइबरनेट एक्ट्स लाइक ए ट्रांसलेटर हु हैंडल्स एवरीथिंग फॉर यू, कि आपका डेटाबेस का क्वेरी और आपके बीच में वो एक ट्रांसलेटर के जैसा काम करता है। ये सिंपल सा क्या होता है कि जेडीबीसी में आपको डायरेक्टली सारा एसक्यूएल क्वेरी आपको खुद ब खुद लिखना रहता है, बट जो हाइबरनेट है वो आपके लिए, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू से ही आप लिखते हो नॉर्मली, बट उसको वो चेंज कर देता है एसक्यूएल के क्वेरी में। और क्वेश्चन है क्या, डिफरेंशिएट रिमोट एंड लोकल इंटरफेस इन ईजेबी व्हेन टू यूज इच। तो जो लोकल इंटरफेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईजेबी है, इंटरप्राइज जावा भी आपका सर्वर साइड में रहता है, और ईजेबी से इन आप क्या हो रहा है कि अगर आप सेम सर्वर पे हो, कि आप फ्रंट एंड में सेम सर्वर पे आप हो, सर्वर भी आपका सेम फ्रंट मतलब सेम सर्वर पे है, और आपका जो फ्रंट एंड है वो भी, तो क्या होगा, तो उसमें लोकल इंटरफेस होता है, वो फास्ट होगा और नो नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, क्योंकि आपका सेम दोनों चीज एक ही मशीन पे है, तो इंटरनली वो बात कर लेगा। और अगर अलग अलग जब अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे ओके एग्जांपल में देखो, टॉकिंग टू अ कलीग इन द सेम रूम, कि सेम रूम में हो तो आपको फोन लगा के बात करने की जरूरत नहीं ना, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। रिमोट इंटरफेस में क्या होता है कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो उस केस में आपको क्या होगा कि नेटवर्क से बात करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे हो और आपका दोस्त कहीं और है, तो आपको फोन से बात करना पड़ेगा। वही चीज है, कॉलिंग समवन इन अनदर सिटी। और ये कहाँ पे यूज होता है रिमोट इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, कि आपके मान के चलो सर्वर अलग अलग जगह पे है, तो वहाँ पे बात करने के लिए आपको रिमोट इंटरफेस ही यूज करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन सैमरी क्या है, कि लोकल है वो सेम सर्वर पे काम करता है, रिमोट हो गया डिफरेंट सर्वर पे। ठीक है, और लास्ट में है व्हाट आर स्क्रिप्टलेट्स, व्हाई आर स्क्रिप्टलेट डिस्करेज, हाउ डज जेएसटीएल हेल्प। स्क्रिप्टलेट्स क्या होता है, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये होता है, ये मतलब कि स्क्रिप्टलेट्स, ये क्या करता है कि जावा और एचटीएमएल का कोड एक ही साथ लिखने में हेल्प करता है। बट ठीक है, जावा और एचटीएमएल का कोड आप एक साथ लिखते हो तो पूरा जो कोड है उसको मेसी, मतलब कि थोड़ा समझो कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड बना देता है आपको समझने के लिए, हार्ड टू मेंटेन। उसको आप समझो फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही जगह आप लिख रहे हो, तो फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही जगह लिखोगे तो फ्रंट एंड का भी चीज कुछ एरर आ रहा है उसको हैंडल करना, बैक एंड का भी कुछ एरर आ रहा है उसको हैंडल करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और आपका जैसे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसको आप चाहोगे ना कि सेपरेट फाइल में लिखे, ऐसा नहीं ना कि मिक्सअप करके लिखो। और तो इस कारण से ये एमबीसी भी, आई मीन जो मेन एमबीपी रहता है, तो उसको भी ब्रेक करता है। और नॉट रीडेबल फॉर यूआई डेवलपर, तो जो सिंपल सा यूआई डेवलपर है जिसको फ्रंट एंड से मतलब है, उसको तो बैक एंड का कोड वहां पे रहेगा तो उसको तो वो समझ में नहीं आएगा। सेम फॉर द बैक एंड डेवलपर, कि उसको बैक एंड का चीज पता है, फ्रंट एंड वाला कोड है उसको दिखेगा तो उसको भी वो समझ में नहीं आएगा। तो इस कारण से ये चीज को हटा करके जेएसटीएल को लाया गया, जिसमें क्या होता है कि क्लीन टैग के थ्रू से ये दिखता है हमें। और नो जावा कोड इन जेएसपी, कि जावा कोड जेएसपी में नहीं लिखा जाता, जो सिंपल सा फ्रंट एंड का चीज है वहीं पे रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे कि स्क्रिप्टलेट्स आर लाइक राइटिंग टू लैंग्वेजेस इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो लैंग्वेज आप लिख रहे हो। बट जेएसटीएल क्या होता है, इज लाइक राइटिंग इन क्लीन सिंपल इंग्लिश, की सिंपल इंग्लिश में ठीक है दो चीज आप लिख रहे हो बट सिंपल इंग्लिश में, प्रॉपर क्लीन में समझ में आ रहा है कि हाँ ये फ्रंट एंड का चीज है और ये बैक एंड का चीज है। तो ये था बस 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई